हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग सॉल्युबिलिटी टॉपिक चालू करने जा रहे हैं और इसके पहले के सारे लेक्चर्स के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं और आज आप लोगों को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं। थैंक यू सो मच कि मेरा फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुका है, सेंचुरी हो गई है। तो इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब आप करते रहिए। बहुत ढेर सारे वीडियो, पूरा केमिस्ट्री के वीडियोज़ मैं कंटिन्यूसली अपलोड करते रहूँगा। तो शुरू करते हैं हम लोग आज सॉल्युबिलिटी से। तो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी जो है, देखिए, जब भी हम किसी सल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो ये सल्यूट जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो ऑब्वियसली क्या बन रहा है, ये सोल्यूशन बन रहा है। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शंस में डिसोल्यूशन होता है। जब हम कोई सल्यूट को सॉल्वेंट में घोल रहे हैं तो क्या होता है, डिसोल्यूशन। जैसे अगर मैंने सॉल्ट को पानी में डाला तो क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन। शुगर को पानी में डाला, डिसोल्यूशन। लेकिन कुछ समय के बाद अगर हम कंटिन्यूसली ऐड करके डिसॉल्व करते रहेंगे, एक्सेस ऑफ सॉल्यूट डाल देंगे, तो सॉल्यूशन में जो डिसोल्यूशन हुआ है वहीं से थोड़ा सा क्रिस्टलाइजेशन होना चालू हो जाएगा। इसका मतलब इसके आगे और सल्यूट डिसॉल्व नहीं होना चाहता या नहीं हो पाएगा, उसकी एक लिमिट है। तो उस लिमिट को ही एक्चुअली हम लोग सल्युबिलिटी कहते हैं। तो सल्युबिलिटी का मतलब है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट इन मास इन ग्राम दैट कैन डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो सल्युबिलिटी जो है, अब जब सोल्यूशन में इस दोनों डायरेक्शंस में इक्वल अमाउंट में, इक्वल रेशियो में अगर मिक्सिंग होने लगा, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन भी होने लगा, तो जो सोल्यूशन बनता है उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनने तक हम सल्यूट को बहुत आसानी से गिवन सॉल्वेंट में घोल सकते हैं। तो व्हाट इज सल्युबिलिटी? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व to obtain a saturated solution. Maximum amount of solute that can dissolve to get saturated solution. Maximum amount of solute that dissolve to get saturated solution. ठीक है। अब सोल्यूशन सॉल्युबिलिटी के बेस पे हम लोग तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं। सोल्यूशन को तीन कैटेगरी में हम लोग ले जाएंगे। एक ऐसा सोल्यूशन होगा जो सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड है मतलब सॉल्युबिलिटी का लिमिट आ चुका है। एक ऐसा सोल्यूशन होगा जो अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। और एक होगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है, सैचुरेटेड सोल्यूशन तो कब आया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जिसको हमने डिसॉल्व कर दिया, दोनों डायरेक्शंस में इक्विलिब्रियम इक्वल केस में हो गए, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन की स्पीड रेट सेम हो गई, तो सोल्यूशन सैचुरेटेड हो गया। अब इसमें अगर हमने और सॉल्यूट डाल दिया तो वो बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड। और अगर जब तक सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बना है तो अनसैचुरेटेड बोलेंगे, उसमें हम और सल्यूट कीप ऑन एडिंग करते रहेंगे। तो जब हम लोग सल्यूट को ऐड कर सकते हैं तो उसी चीज को हम बोल देंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। जब हम फर्दर ऐड करके सुपर सैचुरेटेड बना दें तो तीन कैटेगरी हो गई सोल्यूशन की, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। ठीक है। अब जो सॉल्युबिलिटी है उसका जो कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो पहली बात तो हम सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस कैसे करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर लीटर, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर लीटर, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो ये वाला ज्यादा फॉलो होता है, बट ऐसा नहीं है कि ये नहीं फॉलो होता, ये भी एक तरीका है, ग्राम पर लीटर, मोल पर लीटर। फॉर एग्जाम्पल, एक सल्यूट ए है, वो 12 ग्राम पर लीटर में डिजोल्व हो सकता है। 12 ग्राम डालने के बाद उसका सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड हो गया, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी 12 ग्राम पर लीटर। लेकिन अगर एक सल्यूट एक्स है, वो से
9.8 मोल पर लीटर डिसॉल्व होकर सैचुरेटेड सॉल्यूशन देता है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी को हम कहेंगे 9.8 मोल पर लीटर। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, वो वाला पार्ट जरा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। कौन कौन से फैक्टर जो है सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर जो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर है प्रेशर। और प्रेशर पे जब हम आएंगे तो यहां पर हम एक लॉ पढ़ेंगे जिसका नाम है हेनरीज लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल लॉ है। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहला लॉ अगर हम कुछ पढ़ रहे तो वो हेनरी लॉ है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देखेंगे, फिर टेम्परेचर देखेंगे, फिर प्रेशर देखेंगे। ठीक है, इसको ले लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में जो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्चुअली। जब हम कोई सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो गिवन सॉल्यूट गिवन सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व होगा, कितना सॉल्यूबल होगा, वो दरअसल नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर तीन तरह का इंटरेक्शन, जब भी हम कोई सॉल्यूशन बना रहे तो तीन तरह के इंटरेक्शन पिक्चर में आती है। तीन तरह का इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक जो सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन होता है, सपोज करो ये सल्यूट मॉलिक्यूल है, तो यहां पर सल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में एक सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन है, यानी सल्यूट सल्यूट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। सल्यूट मॉलिक्यूल, सपोज अगर मैंने सॉल्ट NaCl ले लिया तो वहां पर जो है Na+ एंड Cl- और Na मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसी को हम बोल देते हैं सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन। इसे अगर मैं सॉल्वेंट में घोल रहा हूं तो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में भी इंटरेक्शन है, उनके बीच में भी इंटरेक्शन है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। और जब हम सल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिला दे रहे हैं तो सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन ब्रेक होता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ब्रेक होना चाहिए और नया इंटरेक्शन यानी कि सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन फॉर्म होना चाहिए, स्टैब्लिश होना चाहिए। तो व्हेनेवर वी मेक अ सॉल्यूशन, यहां पर अब सल्यूट एंड सॉल्वेंट का इंटरेक्शन फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो अब सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन टूट रहा है और नया इंटरेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है सल्यूट सॉल्वेंट। तो ये इंटरेक्शन कब स्टैब्लिश होगा? जब इन दोनों का इंटरेक्शन सिमिलैरिटीज होगी, इन दोनों के केमिकल कैरेक्टर सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पोलार सल्यूट है तो ये भी अगर पोलार होगा तो उनके बीच में इंटरेक्शन बहुत अच्छी बनेगी। नॉन पोलार है तो इंटरेक्शन बड़ी अच्छी बनेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट में सिमिलैरिटीज हो जब भी हम कोई सोल्यूशन बना रहे। तो अगर नेचर सिमिलर होगा, पोलार पोलार नॉन पोलार, तो वहां पर सल्यूबिलिटी बहुत अच्छी होगी। तो इस पे मैं सबसे पहला पॉइंट कहना चाहूंगा कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि पोलार सल्यूट इन पोलार सॉल्वेंट, पोलार सॉल्वेंट
फॉर एग्जाम्पल वाटर एक पोलार है, अमोनिया एक पोलार है। इनमें अगर मुझे NaCl या कोई भी आयोनिक कंपाउंड होगा, आयोनिक कंपाउंड और एनी पोलार कंपाउंड, एनी पोलार सल्यूट, तो ये बहुत अच्छे से सल्यूबल होगा। पोलार सल्यूट पोलार सॉल्वेंट में बहुत अच्छे से सल्यूबल। अब इसका मतलब ये नहीं कि पोलार नॉन पोलार में नहीं होगा, नॉन पोलार में हो सकता है, पर उसकी सल्यूबिलिटी उसमें इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने NaCl को वाटर में डाल दिया तो वहाँ पर आयन डाइपोल इंटरेक्शन पड़ेगा, जो हम लोग ने 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था। 4-5 टाइप के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, लंडन फोर्स, जिसको हम डिस्पर्जन फोर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनता है। अगर हम लोग नॉन पोलार लेते हैं तो उसमें नॉन पोलार सल्यूट होना ज़्यादा बेटर सल्यूबिलिटी देगा। ले लो इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैं नॉन पोलार सल्यूट ले लेता हूं, तो यहां पर मैं सीधा एक बात लिख देता हूं कि पोलार जो है, पोलार डिजॉल्व्स इन पोलार, इन पोलार, एंड नॉन पोलार डिजॉल्व्स इन नॉन पोलार, नॉन पोलार, लाइक नैप्थलीन, नैप्थलीन इन नॉन पोलार सॉल्वेंट, नॉन पोलार सॉल्वेंट जैसे कि हम लोग ले सकते हैं बेंजीन, बेंजीन, CCl4, CH2, दे आर ऑल नॉन पोलार सॉल्वेंट। तो नॉन पोलार सल्यूट अगर हम लोग नॉन पोलार सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनेगा और बहुत अच्छी सल्यूबिलिटी होगी। ठीक है, तो पहला जो है नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है कि पोलार को पोलार में, नॉन पोलार को नॉन पोलार में सल्यूबिलिटी ज्यादा होती है। अब क्यों पोलार का पोलार में, नॉन पोलार का नॉन पोलार में ज्यादा होती है? क्योंकि सल्यूट सल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अगर सिमिलर होगा तो नया इंटरेक्शन सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बहुत अच्छा स्टैब्लिश होगा। ठीक है, तो इसको ले लेंगे। अब एक क्वेश्चन इसी के ऊपर मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग इसके ऊपर। कैन आई रब दिस? ठीक है, चलो तो हम एक इसको रब कर देते हैं। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मुझे देना है। क्वेश्चन ये है कि वाई आयोडीन इज soluble in benzene, soluble in benzene but not in water, not in water। आयोडीन बेंजीन में सल्यूबल है पर वाटर में नहीं है। क्या रीजन है? क्लियर है रीजन, क्योंकि आयोडीन भी नॉन पोलार है और बेंजीन भी क्या है? नॉन पोलार है। तो आयोडीन नॉन पोलार, बेंजीन नॉन पोलार, बट वाटर भाई साहब तो पोलार है। तो इसमें उसकी सॉल्युबिलिटी जी मतलब बहुत कम होगी, ना के बराबर होगी। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं होगी, बट बहुत ही कम होगी। ये बहुत अच्छा सॉल्युबिलिटी होगा, क्योंकि जब ये इसमें सॉल्युबल होगा तो यहाँ पर जो है एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, जिसको हम लोग डिस्पर्जन फोर्स बोलते हैं, वो पिक्चर में। ठीक है, ले लो। ठीक है, दूसरा फैक्टर देखते हैं हम लोग। द सेकेंड फैक्टर विच अफेक्ट द सल्युबिलिटी इज, द सेकेंड फैक्टर विच अफेक्ट द सल्युबिलिटी इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है, अब टेम्परेचर की बात जब मैं कर रहा हूं तो यहां पर बेसिकली ज्यादातर हम लोग आयोनिक सॉलिड के बारे में बात करेंगे। तो आयोनिक सॉलिड ले लेते हैं हम लोग, आयोनिक सॉलिड की सॉल्युबिलिटी, सॉलिड सॉल्युबिलिटी। अब इसमें क्या है कि सम आयोनिक सॉलिड लाइक NaNO3, NH4Cl, KNO3, इन लोगों की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज
when the temperature is increased. When the temperature is increased, their solubility increase when the temperature is increased. पर कुछ आयनिक सॉलिड ऐसे हैं जैसे कि कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, एक सेकेंड ये खोल रहा है, ठीक, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम Na2CO3, इन लोगों की सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर। अब यहां पर क्या हो रहा है, हाँ, तो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, इन लोगों की जो सॉल्युबिलिटी है इट डिक्रीजेज एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर। अब क्या रीजन है, क्यों, तो इसमें जो है इनकी सॉल्युबिलिटी के समय जो है हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, इनकी सॉल्युबिलिटी के समय हीट इज एब्जॉर्ब, हीट इज एब्जॉर्ब। अब क्या होता है, जब भी हीट एब्जॉर्ब होगा यानी वो प्रोसेस क्या हो जाता है, एंडोथर्मिक हो जाता है। सो इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक, एंड ऑल एंडोथर्मिक प्रोसेस इज ऑलवेज फेवर एट हाई टेम्परेचर, बिकॉज यहां पर हीट एब्जॉर्ब होता है इसको सॉल्युबल, जैसे अगर आप NaNO3 को डिसॉल्व करोगे तो उसको हीट लग रही है तो वो हाई टेम्परेचर पे हीट मिलेगी, अदरवाइज वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट इज एब्जॉर्ब, और इन लोगों के टाइम पे क्या होता है, हीट इज इवॉल्व, हीट इज इवॉल्व, और जब भी हीट इवॉल्व होती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज ऑलवेज फेवर एट लो टेम्परेचर। तो यहां पर हीट, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन अगर आप टेम्परेचर घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है कि ये जो है यहां पर ये एक्सोथर्मिक है और ये एंडोथर्मिक है, उसके बारे में भी बात करेंगे, पहले ये ले लीजिए। अब जब भी जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब भी कोई सोल्यूशन हम बनाते हैं तो उसमें सल्यूट सल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का जो स्ट्रेंथ होगा, इफ इट इज ग्रेटर देन सल्यूट सल्यूट, सल्यूट सल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट, तो वहां पर क्या होगा, न्यू एनर्जी इज रिलीज, यहां पर एनर्जी इज रिलीज, तो ये होगा एक्सोथर्मिक। तो यानी यहां पर क्या होता है कि सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज हाई, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन सल्यूट सल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट। लेकिन यहां पर उल्टा होगा कि सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज लेसर देन सल्यूट सल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट। तो एंडोथर्मिक यानी हीट एब्जॉर्ब में सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज लेस देन सल्यूट सल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट, एंड एक्सोथर्मिक में सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज मोर देन सॉल्वेंट सॉल्वेंट सल्यूट सल्यूट। ठीक है, इसको आप ले लेंगे तो फिर आई विल जस्ट गो थ्रू। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है, अब एक और चीज देख लेते हैं कि ये जो हमने अभी तक डिस्कशन किया था दैट वाज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड।
ठीक है। तो अगर मैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात करूं, सॉलिड इन लिक्विड, तो यहां पर दो केस है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीज। ये कब होगा? जब हीट एब्जॉर्ब होगा, जब हीट एब्जॉर्ब होगा और प्रोसेस क्या होगा? एंडोथर्मिक। और यहाँ पर सल्यूट सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन विल बी लेसर देन सल्यूट सल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट। ये कब होगा? हीट रिलीज, हीट रिलीज्ड, ठीक। और ये होगा एक्सोथर्मिक और सल्यूट सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन सल्यूट सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये हो गया सॉलिड इन लिक्विड की बात। लेकिन अगर मैं गैस इन लिक्विड की बात करूं और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करूं, तो एक्चुअली में आप सभी जानते हो कि हम लोग जो एरेटेड ड्रिंक्स होता है, पेप्सी, कोको कोला, वो हमेशा फ्रिज में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर लो होता है। तो ये जो है सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा फॉर गैस इन लिक्विड। तो एज टेम्परेचर डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। बट हालांकि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के लिए टेम्परेचर से भी ज़्यादा मायने, टेम्परेचर हम कांस्टेंट रख के उससे भी ज़्यादा मायने रखता है प्रेशर ऑफ गैस। तो वो हम अब देखेंगे, द लास्ट फैक्टर विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। The last factor which affect the solubility is the pressure. ठीक। तो अब प्रेशर जो है, प्रेशर, तो अगर मैं सॉलिड इन लिक्विड या फिर लिक्विड इन लिक्विड की बात करूं, तो इस पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट कंप्रेसिबल, दे आर इनकंप्रेसिबल, ठीक है। इनकी कंप्रेसिबिलिटी इसकी तो थोड़ी बहुत है, इसकी तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इनकंप्रेसिबल जब कोई भी चीज होगा तो उसमें प्रेशर का तो कोई सवाल ही नहीं आता। तो प्रेशर का इफेक्ट जब भी हम देखेंगे तो वहां पर हमें गैस इन लिक्विड की बात करेंगे। गैस को जब हमें लिक्विड में डिसॉल्व करना है, सॉल्युबल करना है, तो क्या इफेक्ट होगा प्रेशर का। तो इसमें सीधा सीधा हेनरी ने अपना लॉ प्रपोज कर दिया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, यहां पे मैं लिख देता हूं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ ये कहता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in liquid is directly proportional to pressure over gas at constant temperature। at constant temperature को constant रख देंगे और solubility of gas will be directly proportional to pressure। तो हेनरी लॉ का स्टेटमेंट हो गया ये, उसका इक्वेशन है सॉल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू P, वेयर P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, S इज इक्वल टू KH इनटू P, वेयर KH इज कॉल्ड एज हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। अब इसमें जो S है, S इज द सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी की जो यूनिट है इट इज मोल पर लीटर, और प्रेशर का जो यूनिट है उसका यूनिट होगा आइदर इट कैन बी ATM एटमॉस्फेयर और बार, ठीक है। तो KH का यूनिट क्या हो जाएगा? S इज इक्वल टू KH अपॉन P है, KH इंटू P है, तो KH हेनरी कांस्टेंट का यूनिट होगा S अपॉन P, दैट इज मोल पर लीटर पर बार, और मोल पर लीटर पर ATM और मोल लार पर बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द यूनिट ऑफ KH। अब व्हाट इज KH? अगर मैं प्रेशर को 1 बार कर दूं, कोई गैस को सॉल्युबल करना है और उसके ऊपर प्रेशर 1 बार है, तो जो भी सॉल्युबिलिटी होगी वही हो जाएगा KH। सो व्हेन प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार, देन सॉल्युबिलिटी इज नथिंग बट KH। सो हाउ डू वी डिफाइन KH? हेनरी कांस्टेंट, it is the solubility of gas when the pressure over the gas is 1 bar। It is the solubility of gas in liquid when its pressure over the solution is 1 bar, ठीक है। तो ये लिख लीजिए
ठीक है। अब हेनरी लॉ में एक प्रॉब्लम आता है कि इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट एप्लीकेबल, it is not applicable when one gas react with solvent। अगर गैस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर लेगा जिस सॉल्वेंट में हम उसे डाल रहे हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसको मैं वाटर में डाल दूंगा H2O में, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट कैन फॉर्म H2CO3। अगर रिएक्ट कर लेगा तो इट इज नॉट एप्लीकेबल। सेकेंडली इट शुड नॉट डिसोशिएट, गैस मस्ट नॉट डिसोशिएट। अगर वो डिसोशिएबल गैस है तो वो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल HCl गैस व्हेन यू पुट इन वाटर इट ब्रेक्स इनटू H+ एंड Cl-, ठीक है। सो इन सच केसेस हेनरी लॉज प्योरली एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। Purely Henry laws is applicable for the gases like oxygen, nitrogen, helium. Such gases are purely solubility over the pressure पे depend करेगा, ठीक है। Let us have some life examples, day-to-day life examples where Henry law is applicable. So just rub this application of Henry law in day-to-day life. So now I'll take the application of Henry law, where we see that Henry law is applicable. Application of Henry's law. तो कहाँ पर हम लोगों को हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन दिख रहा है, ये हमें क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला तो हमारा पेप्सी कोको कोला का बॉटल जिसके अंदर हाई प्रेशर से गैस को भरी गई है एंड हेंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज हाई। तो वहाँ पर सीधा सीधा जो है सॉफ्ट ड्रिंक जो बॉटल है उसमें सील्ड एट हाई प्रेशर। सबसे फर्स्ट इज सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल, सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल इज सील्ड एट हाई प्रेशर, सील्ड एट हाई प्रेशर, बहुत ही हाई प्रेशर से सील्ड है, सो दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज हाई। तो वहां पर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन, तो इस वजह से वहां पर बहुत ही हाई प्रेशर लगाकर जो है सॉल्युबिलिटी को कराया गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखो तो हाई एल्टीट्यूड पे रहने वाले लोग हैं, जो माउंटेन के हाई एल्टीट्यूड पे जो रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जो रहते हैं उन लोगों को एक तकलीफ होती है जिसको हम बोलते हैं एनॉक्सिया। उनको एक तकलीफ होती है जिसको हम कहते हैं एनॉक्सिया। अब क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड पे जो ऑक्सीजन है उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है ब्लड में, जिसकी वजह से वहां पर उन लोगों को एक तकलीफ होती है जिसको हम बोलते हैं एनॉक्सिया। एनॉक्सिया का मतलब अनएबल टू थिंक, अनएबल टू थिंक और एक्ट। तो जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, ठीक है, लाइक माउंटेन साइड्स पे रहते हैं, माउंटेन के हाइट पे रहते हैं, तो उन लोगों को ये तकलीफ हमेशा रहती है, दे आर अनएबल टू थिंक, दे आर अनएबल टू एक्ट प्रॉपर्ली, बिकॉज उनके ब्लड में ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो बहुत लो होता है, सो सॉल्युबिलिटी इज लो इन द ब्लड एंड हेंस दे आर सफरिंग विद द एनॉक्सिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं। क्या आपको पता है स्कूबा डाइवर्स जब भी बाहर आते हैं, कैन आई रब दिस, एक मिनट अगर आपको लेना है तो ले ले या फिर मैं रब कर दूंगा। तो स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं, एक सेकंड, हाँ, तो स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं उनका तकलीफ है, एक क्या तकलीफ है कि वो लोग जब जंप करते हैं तो उनके पीछे एक सिलेंडर लगी होती है, तो वो डीप सी में जाते हैं, डीप सी में जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो उनको एक पेनफुल सेंसेशन होता है, पेनफुल सेंसेशन होता है। ये जो पेनफुल सेंसेशन होता है इसको हम बोलते हैं बेंड्स। अब ये क्यों होता है बेंड्स? क्योंकि जब वो
एकदम डीप सी में जाते हैं तो सल्यूबिलिटी ऑफ द गैस इन द सिलेंडर, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब जैसे वो लोग ऊपर आते हैं तो वो जो गैस है, नाइट्रोजन रिलीज होता है, वो गैस रिलीज होते ही दे फील अ बेंट, दैट इज द पेनफुल सेंसेशन फील करते हैं वो लोग, क्योंकि वो अचानक से वो गैस जो है एकदम फास्ट रिलीज होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या लिया गया है कि जो सिलेंडर है, स्कूबा डाइवर्स के जो सिलेंडर्स होते हैं उसमें क्या करते हैं, हीलियम लेंगे, नाइट्रोजन लेंगे और ऑक्सीजन लेंगे। भाई ऑक्सीजन तो जो है इट इज यूज फॉर मेटाबॉलिज्म, पर नाइट्रोजन जो है वो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा ना हो जाए, सोल्यूबिलिटी ज़्यादा ना हो जाए, इसके लिए हीलियम क्या करता है, इसकी सोल्यूबिलिटी कम होती है तो ये उसको क्या करता है, डाइल्यूट करके रखता है। तो स्कूबा डाइवर्स का सोल्यूशन ये है कि हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन गैस उनको लेके जाना पड़ता है। अगर वो लोग केवल नाइट्रोजन ऑक्सीजन लेंगे तो उनको बेंट वाला तकलीफ होगा। जैसे ही वो लोग ऊपर आएंगे तो दे विल फील अ वेरी वेरी हैवी पेनफुल सेंसेशन। ठीक है, ले लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं एक और फैक्टर जो सोल्यूबिलिटी को डिसाइड करता है, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बड़ा कमाल का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो सोल्यूबिलिटी को डिसाइड करता है। अगर मैं इथेनॉल को CH3OH, मिथेनॉल या इथेनॉल, इन वाटर को मैं डिसॉल्व करूंगा तो बहुत अच्छी सोल्यूबिलिटी है। दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मुझे यकीन है आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग 11th में आपने पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ अदर मॉलिक्यूल। तो अल्कोहल में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ बना लेता है, इसके लिए अल्कोहल की जो सोल्यूबिलिटी है इट इज वेरी हाई। इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां पर इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इथेनॉल इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। तो जब भी हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें जो सोल्यूबिलिटी होती है उसमें एक्चुअली में तीन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिसमें सोल्यूट सोल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। ठीक, तो अब इसमें ये सारे सॉल्यूशंस हैं, इसमें हमें देखना है कि किस टाइप का जो है यहाँ पर इंटरेक्शन है, विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज प्रेजेंट इन ऑल दिस एग्जांपल्स। सो सबसे पहला KCl इन वाटर। KCl जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, K+ एंड Cl-, विच विल बी सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा वो होगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्यों, क्योंकि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है तो वो एक डाइपोल है, इसके ऊपर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज होता है और ये टूट के कटायंस और अनायंस बनाता है। तो अनायंस और डाइपोल मॉलिक्यूल के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो उसको हम कहेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या हो गया, आयन डाइपोल। HF इन वाटर, ये सीधा सीधा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि HF जो है उसके पास भी पोलैरिटी है और वाटर में भी पोलैरिटी है। तो यहाँ पर हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द इंटरेक्शन। HCl इन, ये पोलर है, ये भी पोलर है। जब दोनों ही पोलर होंगे तो वहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, उसे हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बेंजीन इन CCl4, यहाँ पर आएगा आपका लंडन डिस्पर्जन, लंडन डिस्पर्जन, क्योंकि दोनों ही नॉन पोलर है। इथेनॉल इन वाटर, मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेंजीन इन साइक्लोहेक्सीन, लंडन डिस्पर्जन, लंडन डिस्पर्जन। ठीक है, सो आज यहाँ पर हम लोग स्टॉप करेंगे। हेनरी लॉ एंड सोल्यूबिलिटी हमारा हो गया। ठीक है।